गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने बोला था आज डिस्कशन पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, पढ़कर आए। उसके पहले मैंने बोला ना थोड़ी सी थ्योरी सेक्शन बचा हुआ है। अपन ने वर्किंग ऑफ ईयर में इक्विलिब्रियम वाला जो फंक्शन था उसमें स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम ये दोनों तो अपन ने डिस्कस कर लिया। एक आपका बचा है हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है ये हम लोग आज की क्लास में जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो एक चीज मेरे को आपने याद नहीं दिलाई, अपन ने वर्किंग ऑफ ईयर डायरेक्टली स्टार्ट कर लिया। मैंने जैसे आई पढ़ाया था तो उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई वाला जो डायग्राम था मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया पीएमटी एम्स में दोनों में एक साथ आया था। ऐसे ही मैंने बोला था ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एम्स और एआईपीएमटी में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर 325 देखिए, इसमें ये ईयर का ये जो डायग्राम जो है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ईयर ये दे रखा है। अब आप ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, ईयर पिन्ना, टेम्पोरल बोन, मेलियस, इंसस, स्टेपीज, कॉक्लियर नर्व, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल ऑडिटरी अपरेटस, ये सब क्या है अपन सब टर्मिनोलॉजीज आपको सारी क्लियर होंगी। डायग्राम जो है एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखा है आपका ये वाला डायग्राम, ये एज इट इज यही पूछा गया था, तो ये डायग्राम आप इसमें सिर्फ देख लेना। ठीक है, इसको बना के यहाँ पर एक्सप्लेन करने तो अपन, क्योंकि टर्म्स जो है सारी आप समझ चुके क्या है क्या नहीं है, तो बस आप ये डायग्राम जो है इसका लेबलिंग इस एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ठीक है, एनसीईआरटी उठाते भी हो घर पे कि नहीं उठाते, सही है। चलो तो वो मैंने दिखा दिया। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, ये आपको ऑलरेडी मैं एक बार पहले भी बता चुकी थी कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है, मैंने बताया था ना वहां पे जब लिखवाया था लास्ट क्लास में कि मेन क्रेडिट ऑफ हियरिंग इट गोज टू द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो हियरिंग जो है इट इज डन बाय ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, पहले आप सुनना उसके बाद मैं आपको ये लिखाती चली जाऊंगी। अब आप पढ़कर आए होंगे तो थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज जो है ये अपन ऑलरेडी सारी डिस्कस कर चुके, तो टर्मिनोलॉजीज आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब एक एक चीज यहां पर आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हियरिंग कैसे आपको होता है, साउंड वेव्स जो होती हैं, ठीक है, ये आपका ईयर पिन्ना जो है, आपको ईयर पिन्ना पता होना चाहिए। अब मैं बोलूंगी नहीं बीच बीच में क्योंकि वो फ्लोट टूटता है बीच में से। टर्मिनोलॉजीज में मैं एक भी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन नहीं करने वाली, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी की सारी मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी, एक्सप्लेन कर चुकी। ठीक है, कोई नई टर्मिनोलॉजीज तो मैं यूज करने वाली हूं नहीं इसमें। तो क्या होता है, साउंड वेव्स जो है उसको आपके ईयर पिन्ना जो है ये कलेक्ट करेंगे, फिर वहां से आपके ईयर कैनाल के थ्रू होते हुए ये साउंड वेव आपके ईयर ड्रम तक पहुंचती है। ठीक है, ईयर पिन्ना ने साउंड वेव को कलेक्ट किया थ्रू द ईयर कैनाल, ये कहां पहुंचा आपके ईयर ड्रम पे। एक एक नाम लिखते जाती हूं, जो साउंड वेव थी, ठीक है, इसको आपके ईयर पिन्ना ने, जैसे ये जो पूरा चार्ट बाद में बनाऊंगी सिर्फ ऐसे लिखती जा रही हूं मैं। ईयर पिन्ना ने कलेक्ट किया, ईयर पिन्ना ने कलेक्ट किया साउंड वेव को, फिर आपके ईयर कैनाल के थ्रू होते हुए ये कहां पहुंच गया, ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम तक पहुंची साउंड वेव, यानी कि अब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अभी ईयर ड्रम के अंदर आपके जो है वाइब्रेशन शुरू हो गया, ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन है आपकी, ये आपकी कहां तक पहुंचती है, जो आपकी स्ट्रेचिंग मसल्स तक पहुंच जाती हैं थ्रू द ईयर ऑसाइकल। ठीक है, अब वहां से क्या होगा, अब जैसे ही मतलब स्ट्रेचिंग फेनेस्ट्रा मेम्ब्रेन, यहां तक तो क्लियर हो गया ना। साउंड वेव थी, इसको रिसीव किया ईयर पिन्ना ने, ईयर कैनाल के थ्रू होते हुए
आपकी साउंड वेव ईयर ड्रम तक पहुंच गई। तो ईयर ड्रम तक जब ये साउंड वेव पहुंचेगी यानी कि इसके रिजल्ट से क्या होगा, आपके ईयर ड्रम में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। फिर ये जो वाइब्रेटिंग वेव है ये आपके ईयर साइकिल के थ्रू आपकी स्ट्रेचिंग मसल्स ऑफ फेनेस्ट्रा, स्ट्रेचिंग फेनेस्ट्रा मसल्स जो है वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ही आपकी जो फेनेस्ट्रा मसल जो है ये इसमें स्ट्रेचिंग फेनेस्ट्रा मसल में जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट होगा वैसे ही आपकी जो स्कैला टिम्पैनी जो मेम्ब्रेन थी, ध्यान है आपको 3 कैनाल पड़े थे, स्कैला टिम्पैनी, सॉरी स्कैला वेस्टिब्यूल, स्कैला मीडिया एंड द स्कैला टिम्पैनी। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपकी फेनेस्ट्रा स्ट्रेचिंग मसल्स के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होगा वैसे ही वाइब्रेशन आपके किस में स्टार्ट हो जाएगा, स्कैला वेस्टिबुलाई और उसके पेरिलिम्फ में। ध्यान है ना, 3 कैनाल्स बताए थे, स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला वेस्टिबुलाई इट इज फिल्ड विद द पेरिलिम्फ। तो जैसे ही वाइब्रेशन, इसने वाइब्रेशन स्टार्ट किया वैसे ही आपका स्कैला वेस्टिबुलाई और उसके पेरिलिम्फ में भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर यहां से जो आपकी वाइब्रेटिंग वेव है ये आपके स्कैला टिम्पैनी और उसका जो पेरिलिम्फ है यहां तक पहुंच जाएगी। समझ में आया? स्कैला वेस्टिबुलाई, फेनेस्ट्रा स्ट्रेचिंग मसल में जैसे ही वाइब्रेशन शुरू हुई तो आपकी जो स्कैला वेस्टिबुलाई है और उसका जो पेरिलिम्फ है इसमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये जो वाइब्रेशन है ये आपके कहां तक पहुंच गए, आपकी स्कैला टिम्पैनी और उसके एंडोलिम्फ तक। ठीक है, फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वाइब्रेटिंग वेव, इन वाइब्रेटिंग वेव की वजह से आपको पढ़ा होगा, मैंने रीजनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर्स मेम्ब्रेन पढ़ाई थी। ठीक है, तो जो आपके स्केला मीडिया की रीजनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी आपका वाइब्रेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाइब्रेशन स्केला मीडिया किससे फिल्ड रहता था, आपका एंडोलिम्फ से। तो ये वाइब्रेशन आपके एंडोलिम्फ के थ्रू होते हुए ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई तक पहुंच जाता है। समझ में आया? ऑर्गन ऑफ, अब ये पूरा सीक्वेंस समझ में आना चाहिए कि ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई तक वाइब्रेशंस कैसे पहुंचे। साउंड वेव को रिसीव किया, कलेक्ट किया ईयर पिन्ना ने, ईयर पिन्ना से ईयर कैनाल के थ्रू होते हुए आपकी ये साउंड वेव पहुंची ईयर ड्रम तक। अब जैसे ही आपकी साउंड वेव ईयर ड्रम तक पहुंची, ईयर ड्रम ने वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर ये जो ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन था ये वाइब्रेशन कहां तक पहुंच जाएगा, स्ट्रेचिंग फेनेस्ट्रा मसल्स तक थ्रू द मतलब यहां तक पहुंच गया आपका स्ट्रेचिंग फेनेस्ट्रा मसल्स तक। फिर क्या होता है, जैसे ही आपकी ये जो फेनेस्ट्रा मसल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट होगा वैसे ही आपका जो स्कैला वेस्टिबुलाई और उसके पेरिलिम्फ में भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहां से जो वाइब्रेशन है ये आपका स्कैला टिम्पैनी और उसके पेरिलिम्फ तक पहुंच गया। और इन वाइब्रेशन की वजह से आपकी कौन सी मेम्ब्रेन, आपको ध्यान होगा स्कैला मीडिया जब पढ़ाया था तो बताता कि उसके रूफ पार्ट जो है वो स्कैला वेस्टिबुलाई से जिस मेम्ब्रेन उसको जो सेपरेट करती है वो था आपका रीजनर्स मेम्ब्रेन। और जो स्कैला मीडिया का जो फ्लोर था जो कि स्कैला टिम्पैनी से सेपरेट कर रहा था उसको बोलते थे अपन बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ बेस। तो यही मैं बोल रही हूं, यहां तक वाइब्रेशन आ गया। फिर इन वाइब्रेशंस की वजह से आपका जो रीजनर्स मेम्ब्रेन है और बेसल मेम्ब्रेन है इसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होगा स्कैला मीडिया की इन मेम्ब्रेन्स के अंदर, और एंडोलिम्फ के थ्रू होते हुए ये वाइब्रेशन आपका पहुंच गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो सेंसरी सेल हेयर्स हैं सेंसरी सेल्स के यानी कि सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही वो इंपल्स पहुंचता है तो यहां से आपका जो स्टिमुलस ऑफ हियरिंग जो है यहां से मिलता है। ठीक है, फिर ये जो स्टिमुलस मिला ये आपके ऑडिटरी नर्व जो है इसे ब्रेन तक लेके जाती है थ्रू, सॉरी कॉक्लियर नर्व जो है इसे ब्रेन तक लेके जाती है थ्रू द ऑडिटरी नर्व। फिर ब्रेन से उसके अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्स है वो रिसेप्टर ऑर्गन्स को मिल जाता है। इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। समझ में आया? और अच्छे से अभी जब आगे की चीज एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो इसे। इट इज हियरिंग जो है
मेन क्रेडिट ऑफ हियरिंग इट गोज टू द ऑर्गन ऑफ कार्टाई, तो इट इज डन बाय ऑर्गन ऑफ कार्टाई। कैसे शुरू होता है मैकेनिज्म? तो ये देखो, सबसे पहले जो साउंड वेव्स हैं, they are collected by इन साउंड वेव्स को कलेक्ट किया आपके ईयर पिन्ना ने, दे आर कलेक्टेड बाय ईयर पिन्ना। ठीक है, फिर आपके ईयर कैनाल के थ्रू होते हुए ये कहां तक पहुंच जाएंगी? ईयर ड्रम तक। फिर लिखो through the ear canal it reaches up to the eardrum। ठीक है, अब आपकी साउंड वेव कहां तक पहुंच गई? ईयर ड्रम पर। अब जैसे ही आपकी साउंड वेव ईयर ड्रम पर पहुंचेगी तो ईयर ड्रम में है वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लिख लीजिए ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, अब ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस शुरू हो गए। अब ये वाइब्रेशंस कहां तक पहुंचेंगे? तो लिख लीजिए these vibrations they reaches up to the stretching muscle of fenestra ovalis through the ear ossicle। ईयर ओसाइकल के थ्रू होते हुए ये जो ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन शुरू हुआ था, ये वाइब्रेशन आपके स्ट्रेचिंग मसल ऑफ फेनेस्ट्रा ओवालिस तक पहुंच गया है। तो दिस वाइब्रेशन रीचेस अप टू द stretching muscles of fenestra ovalis। किसके थ्रू? थ्रू ईयर ओसाइकल। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा लिंक्ड है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन, वहां से वाइब्रेशन आपकी स्ट्रेचिंग मसल ऑफ फेनेस्ट्रा ओवालिस तक पहुंचे थ्रू द ईयर ओसाइकल के थ्रू। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही ये वाइब्रेशन आपके यहां तक पहुंच गए ना, स्ट्रेचिंग मसल ऑफ फेनेस्ट्रा ओवालिस तक, तो जैसे ही यहां पर आपके वाइब्रेशन स्टार्ट होंगे तो क्या होता है? लिख लीजिए व्हेन वाइब्रेशन स्टार्ट्स। कहां पर स्टार्ट हुआ? जैसे ही वाइब्रेशन आपके स्ट्रेचिंग मसल ऑफ फेनेस्ट्रा ओवालिस के अंदर when vibration starts in stretching muscles of fenestra ovalis, आपके जो कौन सा ईयर स्कैला वेस्टिब्यूल एरिया और उसका जो पेरिलिम्फ है उसके अंदर भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था स्कैला वेस्टिबुलर पेरिलिम्फ क्या है, कहां पर था? कॉक्लिया। कॉक्लिया के 3 कैनाल्स थे, उसमें से एक था आपका स्कैला वेस्टिब्यूल, याद होगा आपको। ठीक है, ऐसा मैं मान के चलती हूं कि याद होगा, आप पढ़कर बैठे होंगे। ठीक है, तो व्हेन वाइब्रेशन स्टार्ट इन स्ट्रेचिंग मसल ऑफ फेनेस्ट्रा ओवालिस, देन कहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए आपके? स्केला वेस्टिबुलाई एंड इट्स पेरिलिम्फ। स्केला वेस्टिबुलाई जो है इट इज फिल्ड विथ पेरिलिम्फ, तो इसीलिए स्केला वेस्टिबुलाई और उसका जो पेरिलिम्फ है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग।
ठीक है, यानी कि अभी स्केला वेस्टिबुला और उसके पेरिलिम्फ तक वाइब्रेशन पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो वाइब्रेशंस है ये कहां पहुंच जाएंगे, आपके जो स्केला टिम्पैनी और उसके एंडोलिम्फ तक, सॉरी उसके पैरोलिम्फ तक। ठीक है, तो लिख लीजिए, नाउ दिस वाइब्रेशंस ये जो आपके वाइब्रेशंस है ये पहुंचेंगे, रीचेस अप टू स्केला टिम्पैनी एंड इट्स पेरिलिम्फ। ठीक है, चलो डोर्सल और वेंट्रल साइड पर दोनों पर, एक पे स्केला वेस्टिबुलाe प्रेजेंट है, एक पर स्केला टिम्पैनी प्रेजेंट है, दोनों फिल्ड विद पेरिलिम्फ। इन दोनों जगह तक आपका वाइब्रेशन पहुंच गया। अब क्या होगा, इन दोनों कैनाल के बीच में आपका कैनाल प्रेजेंट होता है स्केला मीडिया, वो भरा हुआ आता है एंडोलिम्फ तक। तो अब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वाइब्रेशन आपका स्केला मीडिया में दो मेम्ब्रेन बताई थी मैंने, रीजनर्स मेम्ब्रेन एंड द बेसिलर मेम्ब्रेन। इनके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होगा और ये भरी हुई होती है आपकी स्केला मीडिया, इट इज फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ के थ्रू होते हुए ये वाइब्रेशन आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक पहुंच गया। ठीक है, तो लिख लो ये पॉइंट कि as a result of this vibration ठीक है, अभी आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए, रीजनर्स मेम्ब्रेन एंड द बेसिलर मेम्ब्रेन। रीजनर्स मेम्ब्रेन क्या थी, जो आपके तीन कैनाल थे ना, स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया एंड द स्केला टिम्पैनी। तो स्केला मीडिया के रूफ जो है, जो कि आपके स्केला मीडिया को स्केला वेस्टिबुलाe से सेपरेट कर रहा है, उस मेम्ब्रेन को बोला था रीजनर्स मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया का जो फ्लोर वाला पार्ट था, जो कि स्केला मीडिया को आपके स्केला टिम्पैनी से सेपरेट कर रहा है, वो था आपका बेसिलर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे रिपीट करना नहीं चाहिए था, याद होना चाहिए, लास्ट क्लास में ही तो पढ़ाया है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वाइब्रेशन रीजनर्स मेम्ब्रेन और कौन सी मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन स्टार्ट वाइब्रेटिंग और एंडोलिम्फ के थ्रू होते हुए ये वाइब्रेशन आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक पहुंच गया। एंड थ्रू एंडोलिम्फ this vibrations reaches up to the, ये कहां पहुंच गया आपके, ये वाइब्रेशन पहुंच गया अल्टीमेटली ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक। ठीक है, अभी क्या होगा, आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की जो सेल्स हैं, सेंसरी हेयर्स ऑफ सेंसरी सेल्स, यानी कि सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इसके अंदर ये जो यहां पर जो वाइब्रेशन हुआ है, ठीक है, यहां से अब जो है आपका जो हियरिंग का जो स्टिमुलस है ना, यहां से मिलता है। फिर मैंने आपको बताया ये स्टिमुलस आपके ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, कॉक्लियर नर्व्स के थ्रू होते हुए ऑडिटरी नर्व इसको ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन में जैसे ही इंपल्स गया, ब्रेन से उसके रिएक्शन में जो मैसेज है वो आपके रिसेप्टर ऑर्गन को मिलता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, इसके बाद क्या है, लिखो, इसके बाद क्या होता है, एट दिस प्लेस आपके जो सेंसरी हेयर्स होते हैं, सेंसरी सेल्स के, लिख लीजिए, सेंसरी हेयर्स ऑफ सेंसरी सेल्स, लिख लो इसको ब्रैकेट में, दे आर द सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई।
they are hit by the tectorial membrane and the impulse of hearing start. ठीक है, फिर यहां से ये जो इंपल्स है लिख लीजिए, कॉक्लियर नर्व क्या करती है, आपकी जो कॉक्लियर नर्व है ये इस इंपल्स को, स्टिमुलेशन लिखो, इंपल्स लिखा है यहां पर, स्टिमुलेशन मिलेगा, ठीक है। फिर कॉक्लियर नर्व जो है कैरी दिस इंपल्स टू ब्रेन, ब्रेन तक लेके जाती है थ्रू ऑडिटरी नर्व। ठीक है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू होते हुए या आपकी कॉक्लियर नर्व इस इंपल्स को ले गई ब्रेन तक। अब क्या होता है, नाउ द अप्रोप्रिएट रिएक्शन नाउ द मैसेज जो है इट इज रिसीव्ड, नाउ मैसेज इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन को ब्रेन से वो मैसेज मिल जाता है उसके अकॉर्डिंगली। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब इसको ये अपन ने पूरा थ्योरेटिकली तो एक बार देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब इसको एक बार फ्लो चार्ट के उसमें भी जो है आप इसको नोट कर लो, ये लिख लिया होगा सभी ने, इसको हटा रही हूं मैं, उसमें थोड़े से टर्म्स जो है ना वो आपको ये समझ में आ गया ना तो वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़े टर्म्स उसमें मैं बीच में एक हाथ अलग यूज कर लूंगी। एक बार ये जो मैंने आपको बताया इसको एक बार कंसाइज जो मैं बता देती हूँ। साउंड वेव्स को कलेक्ट किया ईयर पिन्ना ने, ईयर पिन्ना आपके ईयर कैनाल के थ्रू होते हुए ये साउंड वेव्स पहुंच गई आपके ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम में अब वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया है। फिर अब ये जो वाइब्रेशन है ये आपकी स्ट्रेचिंग मसल ऑफ फेनेस्ट्रा ओवैलिस तक पहुंच गया थ्रू द ईयर ओसाइकल। ठीक है, अब जैसे ही वाइब्रेशन आपके स्ट्रेचिंग मसल ऑफ फेनेस्ट्रा ओवैलिस में स्टार्ट होगा, जैसे ही वहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ आपकी जो स्केला वेस्टिबुलाई और उसके पेरिलिम्फ में भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये जो वाइब्रेशंस जो हैं ये आपके कहां तक पहुंच जाएंगे, स्केला टिम्पैनी और उसके पेरिलिम्फ तक ये वाइब्रेशंस पहुंच गए। अब इन वाइब्रेशंस की वजह से आपकी जो रीजनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर्स मेम्ब्रेन थी इस स्केला मीडिया की, इनके अंदर भी वाइब्रेशन होने लग गया और एंडोलिम्फ के थ्रू होते हुए आपका ये वाइब्रेशन अल्टीमेटली पहुंच गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक। ठीक है, अब सेंसरी अब इस जगह पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पर आपकी जो सेंसरी हेयर्स हैं, जो सेंसरी सेल्स के, यानी कि आपकी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की जो सेल्स हैं दे आर हिट बाय द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और आपका जो स्टिमुलेशन ऑफ हियरिंग इट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, फिर ये जो इंपल्स है कॉक्लियर नर्व इस इंपल्स को आपके ब्रेन तक लेके जाती है थ्रू द ऑडिटरी नर्व। फिर ब्रेन से उस मैसेज मतलब जो इंपल्स पहुंची उसके रिस्पॉन्स में मैसेज आएगा उस रिसेप्टर ऑर्गन को उसके अकॉर्डिंगली। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। एक बार इसको फ्लो चार्ट उसमें लिख लो कि क्या होता है। तो आपकी जो साउंड वेव है ये कितने हर्ट्ज की होती है ये भी लिख लीजिए। आपकी जो साउंड वेव है इट इज ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्ज। ये आपकी साउंड वेव, अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो एज इट इज अब आप देख लेना, ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन कर चुकी क्योंकि मैं ये एक्सटर्नल ईयर तक। ठीक है, फिर यहां से ये ईयर ड्रम, ईयर ड्रम से आपके ईयर ओसाइकल के थ्रू जाते थे ना, तो ईयर ओसाइकल्स में आपके मेलियस सेंसस और स्टेपीज है,
तो यहां पर इसके ब्रैकेट में लिख लो ईयर ओसाइकल्स। ठीक है, फिर ईयर ओसाइकल्स से आपके ओवल विंडो, किसका एंडिंग ओवल विंडो, किसकी एंडिंग एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया, कौन ओवल विंडो में एंड होता है, कौन आपकी क्या बोलते हैं राउंड विंडो, ये आपको पता होगा, नहीं बताया था शायद मैंने, कॉक्लिया में वो हटा दिया था। ओवल विंडो क्या है, आपके कॉक्लिया के बेस पर जो स्केला वेस्टिबुलाe है, इट एंड्स एट द ओवल विंडो, और स्केला टिम्पैनी राउंडेड विंडो। ठीक है, तो ईयर ओसाइकल से ओवल विंडो, ओवल विंडो से आ गया आपके कॉक्लिया पे, कॉक्लिया से फिर आ गया ये आपका बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन से आपकी हेयर सेल्स जो हैं वहां जाएगा, बेंड द हेयर सेल्स which is pressing against the tectorial membrane, फिर आपकी एफरेंट नर्व तक वाया ऑडिटरी नर्व, एफरेंट फाइबर, फिर फाइनली ब्रेन के आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया में, जहां पे साउंड वेव एनालाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड होती है, लिख लो। फिर इसके बाद ये अल्टीमेटली पहुंचेगा आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर, वेयर sound waves are analyzed and recognized. ठीक है, it is all about the mechanism of hearing. ठीक है, समझ में आ गया। अब क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकली पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो आपको इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली, डायरेक्टली फ्लो चार्ट आप ऐसे ऐसे एज इट इज ये याद रख लेना। साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज हो, उसको एक्सटर्नल ईयर तक, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट ही था ईयर पिन्ना वगैरह, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि जिसने ये चैप्टर अब ढंग से पढ़ाई, फ्लो चार्ट इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एज इट इज टर्म नहीं यूज करी तो माइंड यूज करना अपना। एक्सटर्नल ईयर तक, एक्सटर्नल ईयर से फिर ये ईयर ड्रम तक पहुंचा, ईयर ड्रम से मेलियस इंसस और स्टेपिज ईयर ओसाइकल्स पर, वहां से ओवल विंडो, ओवल विंडो से कॉक्लिया, कॉक्लिया से आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन पर, बेसिलर मेम्ब्रेन से फिर इट बेंड द हेयर सेल्स विच इज प्रेसिंग अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, अभी लास्ट में बताया था। फिर यहां से एफरेंट फाइबर पर वाया द ऑडिटरी नर्व, मैंने इसमें गलत लिखा है स्पेलिंग, ऑडिटरी, ठीक है। फिर यहां से ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया में पहुंच जाती हैं, जहां पर साउंड वेव का रिकॉग्नाइजेशन और एनालिसिस होता है। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। यहां पर आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट थ्योरेटिकली, तो ठीक है। आई, ईयर, ईयर में सब चीजें अपन यहां पर अपन देख चुके। जो दोनों डायग्राम्स हैं मैं वापस से फिर बता रही हूं, आई का इंटरनल स्ट्रक्चर का और ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर का। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो एज इट इज सबको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल इंडिया पीएमटी और एम्स दोनों में पूछा गया है, दोनों से ही क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी का डायग्राम उठ के आया था। ठीक है, हो गया ये आपको आ गया इतना समझ में, हटा दूं इसे। तो इट इज ऑल अबाउट द थ्योरी, पर अपनी क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, आप लोग किताबें बंद करके पैक करने की तैयारी करने लग गए होंगे। बोला था ना अभी तो टाइम है, तो अपन अब इसका जो डिस्कशन पार्ट है ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़कर आए हो सभी लोग?
तो डिस्कशन से मतलब है। शुरुआत के 10-20 क्वेश्चन तो नहीं भी पढ़कर आए हो ना, मुझे पता था क्योंकि बच्चों का माइंड में तो फिर भी होगा थ्योरी है, ठीक है, थोड़ा टाइम तो निकलेगा, फिर भी एक बार अब जैसे ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ये भी आपको मौका नहीं दो, तो आज के जो शुरुआत के जो 10-20 क्वेश्चन होंगे, कितना ही टाइम बचेगा, 10-20 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, तो वो इजी आएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे वो क्वेश्चन नहीं है कि हाँ भाई आपसे सॉल्व ही नहीं हो, इजी क्वेश्चन है, वो डिस्कशन होगा। मेन अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, तो पढ़कर जरूर बैठना। जिनने अभी तक भी, वैसे बोलना बेकार है, अभी तक भी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। इतना सारा ग्रंथ कैसे पढ़ लोगे एक दिन में, जहां 15 दिन से 10 दिन से चल रही है क्लास, तब नहीं पढ़ा तो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बोला भी था जब मैंने शायद डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था ना तभी, कि आपके जो हर एक सिस्टम पढ़ोगे ना आप, ये तो क्वेश्चन नर्वस कंट्रोल पे है, डेफिनेटली नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसका है क्वेश्चन। तो ये है द नर्वस सिस्टम इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्म से जो है ये डिराइव्ड होता है, इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। पर इस क्वेश्चन के मीडियम से मैं आपको एक ये चीज बता रही हूं, मैंने आपको बोला भी था, अपन ने जितने भी सिस्टम्स पढ़े ना, एंडोक्राइन पढ़ेंगे अभी, ठीक है, फिर अपना रेस्पिरेटरी हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सबका ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, आपको सबका पता होना चाहिए कौन कहां से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम तो डिराइव होता है आपके एक्टोडर्म से, सब कौन सा सिस्टम कहां से डिराइव हो रहा है, ये एक मतलब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जहां पर आपने शुरू किया ना, इसका स्टार्टिंग फ्रंट पेज पे जो जो सिस्टम होते गए उनके लिख लो, और जो बाकी है उसके भी लिख लेना, ठीक है। So it is derived from ectoderm, that is first is the correct option regarding to this question. Next question, epiphysis and hypophysis, it is found attached with forebrain, midbrain, hindbrain and none of the above। ये भी डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसलिए इनको एक्सप्लेन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सीधा साधा थ्योरी में अपन ने ऑजिटिस डिस्कस किया है। एपिफाइसिस और हाइपोफाइसिस जो है दे आर अटैच्ड विद द फोरब्रेन, दैट इज first is the correct option. Next question is the nerve cell, it can be distinguished from other cell of the body by the presence of this neuroplasm, neurolemma, mitochondria and the neuroids। तो आपकी जो नर्व सेल है इसका कंपोजिशन क्या है, एक तो सेल बॉडी और सेल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सेल प्रोसेस में क्या क्या होगा, सेल प्रोसेस में है आपके एक्सोन और डेंड्रोन, जिन्हें अपन बोलते हैं न्यूराइड्स, और सेल बॉडी में तो ये साइटोप्लाज्म और वो सब क्या है, ये सब तो आपके दूसरे उसमें भी मिलेंगे। न्यूराइड्स जो है, प्रेजेंस ऑफ न्यूराइड्स, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। न्यूराइड्स क्या होता है मैं आपको बता चुकी कि जो नर्व सेल है आपकी, नर्व सेल का कंपोजिशन कुछ इस तरीके से है। नर्व सेल जो है ये आपकी ऐसे सेल बॉडी यानी कि सोमा और साइटोन और सेल प्रोसेस से मिलके बनता है। सेल प्रोसेस है आपके दो, एक है एक्सॉन और एक है आपका डेंड्रोन, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ना इसमें तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, तो एक्सॉन प्लस डेंड्रोन इट इज इक्वल्स टू न्यूराइड्स, ठीक है। That's why for this question fourth is the correct option। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आपने इसका कंपोजिशन बताया तो भी ये कैसे डिस्टिंग्विश, अब इतना तो पढ़ा होगा ना सेल बॉडी में क्या क्या पढ़ा है अपन ने, सेल प्रोसेस में मैं आपको ऑलरेडी सब बता चुकी, तो ये आपको दूसरे उसमें मिलते नहीं मिलते, ये आपको ये स्पेसिफिकली आपको नर्व सेल में मिलेंगे। दैट्स व्हाई नर्व सेल को अदर सेल्स जो है आपकी बॉडी को, इसको न्यूराइड्स के थ्रू आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज, ये शुरुआत में जब ये मैंने ये पूरा सा चार्ट पढ़ा है क्लास में तो बताया है इसका फंक्शन क्या है। एक तो एक्साइटेबिलिटी मतलब टू कैरी द इंपल्स एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी पहला ऑप्शन दे रखा है, इसीलिए फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसके साथ एक और जो फंक्शन है ये भी याद रख लेना, दो फंक्शंस वहां पे डिस्कस किए थे मैंने, एक तो इरिटेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी और दूसरा था आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ इरिटेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी ही ऑप्शन में है। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सीधा साधा है,
वो क्या है, थोड़ा सा नाम ऐसा कंफ्यूजिंग है इसलिए। लेटरल वेंट्रिकल्स दे आर फाउंड इन, डेफिनेटली ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है लेटरल वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर एरिया। ये क्या लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना आपके हार्ट में, तो लेफ्ट और लेटरल इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, अदरवाइज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन इंडीडेड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। लेटरल वेंट्रिकल्स आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस दे अकर ओनली इन एनिमल्स, इनमें से कौन से प्रोसेस सिर्फ एनिमल्स में ही देखने को मिलते हैं? हार्मोनल कंट्रोल, रेस्पिरेशन, नर्वस कंट्रोल एंड न्यूट्रिशन। नहीं भी पढ़ा है चैप्टर तो भी सबको पता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, हार्मोनल कंट्रोल उसके अंदर भी होता है, बचा क्या एक नर्वस कंट्रोल। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल्स में मिलेगा, किसी प्लांट्स में तो अपन ने पढ़ा है नहीं। तो दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द नर्वस कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल इन आवर बॉडी इट इज मोर देन अ फीट लॉन्ग, मतलब 1 फीट से भी ज्यादा लंबी। अब जैसे इसमें जो डायमीटर दे रखा है ना, मतलब जो आपको दे रखा है कि इतना पर्टिकुलर ये दे रखा है कि इतना लंबा है इतना, अपन ने ऐसे मेजरमेंट्स तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैंने आपको ये लिखाया था कि लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट सेल वो है आपकी नर्व सेल। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इंफॉर्मेशन पता है, नर्वस सेल्स जब मैंने पढ़ाई है, नर्व सेल्स पहली लाइन पढ़ाई थी कि नर्व सेल जो है इट इज द लॉन्गेस्ट सेल विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अपने बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल ही नर्व सेल होती है। अब इसने इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट करके लिए ऐसे पूछ लिया कि मोर देन अ फीट लॉन्ग कौन सी है, तो वही जो लॉन्गेस्ट सेल ही पूछ रहा है, तो इट इज द नर्व सेल। ऑलरेडी अपन ने क्लास में डिस्कस कर रखा है एज इट इज। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन तो ऐसे ही है ना, इजी गोइंग। एक्चुअली ये क्या ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं, अभी आपके एग्जाम्स में पूछे वाले क्वेश्चंस शुरू नहीं हुए हैं। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग्स, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये, इसके बारे में लिख लेना। आपका जो नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड्स ना, तो ब्रेन से जो नर्व्स निकली वो तो क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड्स की नर्व्स हो गई आपकी स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स की बात करें ना तो आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, लिख लो, ये इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है इसीलिए इसके अंदर डाला है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर तो आपको 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आपके एम्फीबियंस एंड फिशर्स के अंदर स्पेशल पॉइंट डाल के लिख लेना चाहो तो उसके अंदर आपकी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स के अंदर 12 पेयर है, एम्फीबियंस और फिशेस के अंदर 10 पेयर है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग, फ्रॉग यानी कि एम्फीबियंस हो गया, कितनी होती है? 10 पेयर। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द 10 पेयर्स। समझ में आ गया? ठीक है, ये लिख लेना ये स्पेशल पॉइंट डाल के। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये ऐसे ही पता होना चाहिए, चैप्टर से कोई लिंक भी नहीं है इसका, ऐसे ही आपको जनरली पता होगा। बर्थ के बाद कौन सी बॉडी की ऐसी सेल्स है जिनके अंदर डिवीजन स्टॉप हो जाता है? विच सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ? तो इट इज द न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो है, नर्व सेल्स जो होती हैं आपकी, दे स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ। That's why for this question straightforwardly second is the correct option. Next question is which part of the brain it is more developed in human? Human के अंदर ज्यादा डेवलप्ड पार्ट कौन सा है? तो आपको ध्यान होगा फोर ब्रेन पढ़ाया था मैंने, उसमें सेरिब्रम डिस्कस किया था। सेरिब्रम में बोला था कि तो ये मेजर पार्ट जो है ना आपके ब्रेन का, इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे पहली लाइन ये बोली थी। उसके जस्ट बाद मैंने जो पॉइंट लिखाया है सेरिब्रम में वो यही है, इट इज मोस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे ज्यादा डेवलप्ड पोर्शन है आपके, सबसे ज्यादा ये जो पार्ट है ब्रेन का ये ह्यूमंस के अंदर डेवलप्ड होता है और ये मेजर पार्ट है आपके ब्रेन का। दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द सेरिब्रम। ठीक है, दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना। इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऑलमोस्ट 80% पार्ट का फॉर्मेशन करता है आपका सेरिब्रम, और
ये मोस्ट डेवलप्ड एरिया है आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रेन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये याद रखने वाले क्वेश्चंस में से है, याद रखिएगा इस क्वेश्चंस को। द क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच शो प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज फ्रॉम फिश टू मैमल्स। मतलब आप एम्फीबियंस और फिशेस से अगर आगे की क्लासेस में मूव करें मैमल्स तक, तो आपके ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो लगातार आपके साइज में बढ़ता जा रहा है? तो इट इज द सेरिब्रम, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट इज इन द ऑप्शन, दैट इज द फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नियोपैलियम or the cerebral cortex, it is not found in the brain of, ये आपको किसके ब्रेन्स में देखने को नहीं मिलेगा? That is the mammals, birds, reptiles or the frogs, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, नियो नहीं है, नियोपैलियम है, NEO। नियोपैलियम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इट इज नॉट फाउंड इन द ब्रेन ऑफ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, किस सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसके ब्रेन में नहीं देखने को मिलेगा? फ्रॉग के में, ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और नियोपैलियम जो है ये फ्रॉग के ब्रेन में आपके एब्सेंट होता है, याद रख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परकिंजे सेल्स दे अकर इन, हाँ परकिंजे सेल्स के बारे में एक पॉइंट सुन लो, ये स्पेशल पॉइंट में लिख लेना, इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये। वैसे तो इसका आंसर तो मैं बता देती हूँ, ये आपके ब्रेन में मिलता है। क्या होती है परकिंजे सेल्स? तो जो आपकी सेरिबेलम जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, और इन द मिडिल ऑफ द सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन, इसके मिडिल में आपके फ्लास्क शेप सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसको अपन बोलते हैं परकिंजे सेल्स, ठीक है। सेरिबेलम में है ये, क्लियर। तो इसमें तो स्पेसिफिक तो नहीं दे रखा, डायरेक्टली ब्रेन दे रखा है, दैट्स व्हाई फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। पर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए व्हाट इज परकिंजे सेल्स, तो लिख लीजिए इसे, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिए। सेरिबेलम इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, इन बिटवीन द सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन फ्लास्क शेप सेल्स आर फाउंड, उसको बोलते हैं अपन परकिंजे सेल्स, ठीक है। इसका आंसर है आपका फर्स्ट ब्रेन हो गया, और ब्रेन में भी कहां? सेरिबेलम में प्रेजेंट होती हैं आपकी परकिंजे सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइट ऑफ डिलीशियस फूड इट यूजुअली मेक माउथ वाटरी, इट इज अ हार्मोनल रिस्पॉन्स, न्यूरल रिस्पॉन्स, ऑप्टिक रिस्पॉन्स और द ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्स। अच्छा खाना देखते ही जो लार टपकती है, क्या मैसेज जाता है ब्रेन को? इट इज एक्चुअली अ न्यूरल रिस्पॉन्स, फिर वहां से ये स्टिमुलेशन आता है, फिर ये आपके सलाइवेशन जो है उस वजह से होता है। तो एग्जैक्टली ये है क्या? इट इज अ न्यूरल रिस्पॉन्स, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। वॉलंटरी एक्टिविटी है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, क्लास में बताया होगा कुछ, अब ये खुद वर्कआउट कर लेना। आपको इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक्स ऑन बॉडी, ये याद रखने वाले क्वेश्चन में एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक्स जो लगाते हैं ना, एनेस्थेटिक एजेंट्स, ये आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट जो आता है क्या से आता है? एक्चुअली करते क्या है, आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है बॉडी के अंदर, उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये सारे के सारे एक्चुअली के स्पेशल पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए नहीं है, तो जो शुरुआत के 20-25 क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली स्पेशल पॉइंट्स वाले ही हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं इन्फॉर्मेटिव टाइप्स हैं, नहीं भी जिनसे बने हो तो बहुत ज्यादा ऐसे डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए शुरुआत के मैंने बोला था 20 क्वेश्चन, इसीलिए आज थ्योरी के साथ ही इसका डिस्कशन लिया है। ये स्पेशल पॉइंट्स अपन ने ऐसा डिस्कस नहीं किया, डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू प्रोवाइड कर रही हूं मैं आपको, ठीक है। तो एनेस्थेटिक्स का जो इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर, वो कैसे आता है? ये क्या करता है, आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है बॉडी के अंदर, इसको इनहिबिट कर देता है। दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इट अफेक्ट्स मेनली द, ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है ये मेनली आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। सारे इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है, स्पेशल पॉइंट में बना के सारे के सारे लिखते जाओ। ये तो डायरेक्टली इनका क्वेश्चन और आंसर यही आपका स्पेशल पॉइंट बन जाएगा। ये परकिंजे सेल्स वाला था, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीडेड था, कहां पर है एग्जैक्टली ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी फ्रॉग अपन पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो उसमें फ्रॉग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको क्वेश्चंस के थ्रू स्पेशल पॉइंट्स में सब नोट करते जाना है ये, ठीक है। चलो कहाँ गए थे अपन, हाँ ये हो गया। ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है इट मेनली इफेक्ट द ब्रेन, इसीलिए थ्योरी के साथ ही ले रही हूं ये मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरोग्लियल सेल्स दे आर एसोसिएटेड विथ, अब ये आपको पता होना चाहिए, ये इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ कोई क्वेश्चन नहीं, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। नर्व सेल्स पढ़ाई थी, ठीक है, तो जो आपकी नर्व सेल्स थी क्या था, ऐसे मेड अप ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। फिर न्यूरॉन में ये फर्दर था आपके साइटोन और सेल प्रोसेस, फिर ये सेल प्रोसेस में फर्दर आपका डेंड्रॉन और एक्सॉन आ गया। ऐसे एक चार्ट क्लास में डिस्कस किया था, ध्यान है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स दे आर एसोसिएटेड विद, डेफिनेटली दे आर एसोसिएटेड विद ब्रेन। इसमें तो एकदम सुपरफिशियल पूछा है, ये तो आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही है, न्यूरोग्लियल सेल्स जो है आपके ब्रेन से एसोसिएटेड है। पर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए पिन पॉइंट कि जो नर्व सेल्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लिया, ठीक है। और न्यूरोग्लिया में भी अपन ने ये 3 टाइप्स की पढ़ी है, 3 टाइप्स की थी ये न्यूरोग्लियल सेल्स। एक थी आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये इसीलिए लिखा रही है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सारा। इस क्वेश्चन के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन आपको माइंड में रिकलेक्ट होनी चाहिए। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, सपोर्टिंग सेल्स है एक्चुअली न्यूरोग्लिया आपके ब्रेन की, ठीक है। 3 टाइप्स की थी ये, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लियोसाइट्स। ये अपन ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया और इनके बारे में भी 1-1, 2-2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। आया आपको समझ में? यहां तो उसने बहुत ही सुपरफिशियल पूछा है, किससे रिलेटेड है, तो ब्रेन से रिलेटेड है। और वैसे भी आप लोग ढेर होशियार हो, नहीं भी आता होगा ब्रेन ऑप्शन में जाता तो ब्रेन ही टिक कर देते होंगे, क्योंकि डेफिनेट सी बात है नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम तो ब्रेन से रिलेटेड होगा। जो समझ में नहीं आए आंख बंद करके ब्रेन टिक कर दो, पर ऐसे मत किया करो, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हिट हो जाएगा क्वेश्चन, एग्जाम में थोड़ी ना होगा, ठीक है। आ गया? सोचते मैम इतना बेवकूफ समझते हो, इतना है थोड़ी ना, सब समझ में आ जाता है। मैं आपको ऐसा लगता है ऐसा करते हैं, पर ऐसा नहीं करते। तो हम हमारी बता रहे हैं, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो ऐसे जब पर्टिकुलर एक्सरसाइज डिस्कशन होता था उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे नर्वस सिस्टम है, ब्रेन आ गया, तो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्टली उसको हिट कर देते थे। यही अब डेफिनेट सी बात है, अब नर्वस सिस्टम में डाइजेस्टिव के क्वेश्चन तो डालेंगे नहीं है, पर आप थोड़े अच्छे बच्चे होंगे, आप ऐसा नहीं करते होंगे, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्रेनालिन, ये इसको भी इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है, स्पेशल पॉइंट में लिख लेना। एड्रेनालिन जो है ना, ये आपके डायरेक्टली ऐसे नोड, अब ऐसे नोड, परकिंजे फाइबर सब पता होना चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। एड्रेनालिन डायरेक्टली आपके ऐसे नोड को इफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली स्पेशल पॉइंट में ही पॉइंट लिखना, एड्रेनालिन इट डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन द ऐसे नोड। एक्चुअली ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ऐसे लिखाते हुए मैंने आपको ये क्वेश्चंस के थ्रू प्रोवाइड करा है, सिर्फ यही डिफरेंस है। शुरुआत के क्वेश्चंस ऐसे ही मिल रहे हैं आपको, इसलिए एक आधा क्वेश्चन छोड़ दो, वो अपन ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका, अदरवाइज ये आपके स्पेशल पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। ये इंफॉर्मेटिव काइंड स्पेशल पॉइंट वाला नहीं है, ये आपको पढ़ चुके। अपन ने पढ़ा न्यूरल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल आपके नर्व सेल्स का ग्रुप मिलता है। लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे इंसेक्ट्स के अंदर ये थोड़ा सा डेवलप्ड होता है, इनके अंदर ब्रेन और न्यूरोफाइट, इनके साथ साथ ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। अब इसमें तो इसने क्वेश्चन में, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रा में तो बहुत सिंपल था, सिर्फ नर्व सेल्स प्रेजेंट है। इंसेक्ट्स में जाओ तो ब्रेन भी प्रेजेंट है, थोड़ा सा डेवलप्ड न्यूरल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मिल गया। ये अपन ऑलरेडी पहला ही लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने आपके साथ शुरुआत के 10-15 मिनट में ये वाले पॉइंट डिस्कस किए थे। इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्डली इसने क्वेश्चन पूछा है, इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। एक ही एग्जांपल बताया था, दैट इज हाइड्रा, उसके अंदर ऐसा होता है। हाइड्रा इज इन द 4th ऑप्शन, दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज द डोमिनेंट इंट्रासेल्युलर एनायन. डोमिनेंट इंट्रासेल्युलर एनायन इनमें से कौन सा है? स्पेशल पॉइंट में लिख लेना, इट इज द फॉस्फेट. दैट इज थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें से कौन करेक्ट मैच नहीं है? राइनसेफेलॉन, ऑल्फैक्शन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, सेरिबेलम, बैलेंस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज द टेम्परेचर रेगुलेशन. अब बताओ. अब मैंने जो एक चार्ट बनाया था मैंने, ठीक है, उसमें ब्रेन्स के जो पार्ट्स थे, रोम्बन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, उनके सब डिवीजन और पार्ट्स में राइनसेफेलॉन, इसके डायरेक्टली ब्रैकेट में ऑल्फैक्शन लिखा हुआ है. तो ये तो आपका करेक्ट मैच है. हाइपोथैलेमस, इट इज द पिट्यूटरी, ये भी आपका करेक्ट मैच है. कैसे? हाइपोथैलेमस के फंक्शंस जो अपन ने पढ़े हैं, थर्मो रेगुलेशन है, एंडोक्राइन कंट्रोल है, एएनएस कंट्रोल है, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है. तो एंडोक्राइन कंट्रोल में आ गया पिट्यूटरी, इसीलिए ये भी करेक्ट मैच है. सेरिबेलम, बॉडी बैलेंस, सही है ये भी. सेरिबेलम का बॉडी बैलेंस में ही रोल है. पूरा एक एग्जांपल भी पढ़ते हैं. अल्कोहलिक पर्सन, वो ज्यादा अल्कोहल लेने के बाद क्यों उनके पांव लड़खड़ाते हैं? क्योंकि जो अल्कोहल है वो आपके ब्रेन के सेरिबेलम वाले पार्ट को इफेक्ट करता है, और सेरिबेलम का काम होता है बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना. ठीक है, तो ये भी करेक्ट मैच है. मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड इट इज द टेम्परेचर रेगुलेशन, इट इज द इनकरेक्ट मैच. टेम्परेचर रेगुलेशन जो फंक्शन है, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन, इट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस. और मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है? आपकी जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है बॉडी के अंदर, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज मतलब जिस पर अपना कंट्रोल नहीं है, विच इज नॉट कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द विल पावर ऑफ एनिमल. जैसे कि आपको कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स हो गए, ब्रीथिंग हो गया, गैस्ट्रिक सीक्रेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा. और आपके क्रेनियल रिफ्लेक्स को भी, जैसे यानिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, सलाइवेशन रिफ्लेक्स, ये सारे जो है इनको कंट्रोल का काम होता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा का. और यही आपका इनकरेक्टली मैच्ड है यहाँ पर. इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. मोस्टली क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव टाइप थे. स्पेशल पॉइंट्स की जगह मैंने क्वेश्चन के थ्रू प्रोवाइड किए हैं, तो उनको आप लोग लिख लेना. बाकी ओरिजिनली डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. ठीक है? तो अभी तक भी जिनने कुछ हिस्सा नहीं भी पढ़ा हो वो सब बेकार है, वेस्टेज है बोलना. ठीक है, पर फिर भी वो पढ़कर बैठना. ठीक है, थैंक यू.